सुप्रभात बच्चों। अभी तक हमने पढ़ा वर्ण, शब्द, वाक्य, मात्रा। आज हम इतनी व्याकरण की समझ करने के बाद अब हम आते हैं कि संज्ञा क्या होती है। आज के हमारे 5वें पाठ में संज्ञा ही हमारा विषय है, तो इसे पढ़ने में हमें आसानी भी होगी। बच्चों, संज्ञा एक विकारी शब्द है, ठीक है। संज्ञा एक विकारी शब्द है, यानी जिसमें परिवर्तन किया जा सकता है, जिसमें परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे मैं कहूँ कि लड़का पढ़ रहा है, आप इसमें परिवर्तन कर सकते हैं। लड़की पढ़ रही है, ये सेंटेंस भी पूरा लिंग के अनुसार, समय के अनुसार, संज्ञा के अनुसार चेंज हो गया। तो ये संज्ञा हमारी क्या हुई? संज्ञा हमारी विकारी शब्द है। जहाँ लिंग, वचन, काल के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो अविकारी कहलाते हैं, ठीक है। जैसे घोड़ा तेज दौड़ रहा है, अब घोड़ा तो संज्ञा है तेज को हम कैसे चेंज करेंगे? वो तो चेंज नहीं हो सकता, बदल नहीं सकता वो। घोड़ा तेज दौड़ता है, यानी घोड़ा तो विकारी शब्द है, लेकिन तेज विकारी नहीं, वो क्या है? अविकारी शब्द है। जैसे हम बोलेंगे सुबह, अब सुबह तो सुबह ही होती है, शाम तो दूसरा संज्ञा हो गई वो। या इधर को हम चेंज नहीं कर सकते। हमने लड़की का लड़का कर दिया, लड़का का लड़की कर दिया, लेकिन इधर का हम बदल नहीं सकते हैं। तो ये तो हुई हमारी संज्ञा क्या है, संज्ञा शब्द क्या है, इसकी बात। अब हम आते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। कहाँ आते हैं? संज्ञा किसे कहते हैं, और इसके भेदों सहित वर्णन करो। इसके भेदों का वर्णन भी हमें करना है। तो संज्ञा क्या है? जिन शब्दों से हमें व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, गुण तथा भाव आदि का पता चले, उन्हें संज्ञा कहते हैं। अब किस चीज का पता चला? व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, गुण तथा भाव। अब इसमें क्या होता है कि व्यक्ति जो होता है, व्यक्ति तो किसी इंसान का नाम है, इसके शब्द से ही पता चलता है। दूसरा आता है वस्तु यानी किसी चीज, कोई सामान, कोई ऐसी निर्जीव चीज, उसे ही वस्तु कहा जाता है। फिर स्थान यानी कोई जगह, वो जगह कोई भी हो सकती है। प्राणी के अंदर छोटे से लेकर के बड़े जानवरों से छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों तक जो भी हैं, वो सब प्राणी जो सजीव हैं। गुण, अब इसमें क्या है बच्चों? गुण जो होते हैं, गुण हमें दिखाई नहीं देते। गुण मनुष्य के भीतरी चीज होती है। मनुष्य ही नहीं, जानवरों के भी अंदर ही होती है वो गुण। बहुत से जानवर देखिए, उनमें बहुत गुण होते हैं। जैसे कुत्ता होता है, वो बहुत वफादार होता है, और उसकी वफादारी उसके व्यवहार से झलकती है, उसको देखने से नहीं पता चलता है। तो गुण जो होते हैं वो हमारे अंदर की भावना है। और भाव भी हमारे अंदर की भावना है। भाव हमारी अवस्था से पता चल जाता है। हमारे अंदर अभी दया का भाव है। किसी भी बुजुर्ग के सामने आप जाइए, उनका हाथ हमेशा आशीर्वाद के लिए उठता है, यानी उनके अंदर हमेशा प्रेम की और स्नेह की भावना है। तो ये दो गुण जो ऐसे होते हैं, तो ये दो संज्ञाएं ऐसी होती हैं जो कि दिखाई नहीं देती, इन्हें महसूस किया जाता है। अब हम बताएंगे कि संज्ञा, हम आगे निकल गए थे। संज्ञा किसे कहते हैं का उदाहरण देखिए। दिल्ली भारत की राजधानी है। अब इसमें बताना है कि संज्ञा क्या है। अभी हमने क्या पढ़ा है यहाँ पर? व्यक्ति, वस्तु, स्थान। अभी हमारे इस वाक्य में आता है स्थान का नाम। तो स्थान का नाम क्या हुआ? दिल्ली। तो इस वाक्य में क्या हुआ? दिल्ली संज्ञा है। अब आते हैं मेरा नाम श्याम है। अभी हमारी परिभाषा में क्या है? व्यक्ति का नाम। अब कोई व्यक्ति ही बोल रहा है ना, मेरा नाम श्याम है, तो श्याम क्या हुआ? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये इसमें हमने दोनों में चुन लिया, इसमें संज्ञा है। अब देखिए, इसमें एक संज्ञा थी, हमने एक के नीचे अंडरलाइन की।
अब हमारा तीसरा वाक्य है कलम मेज पर है। अब इसमें देखिए वस्तु का नाम है, अब दो वस्तु का नाम है, तो ऐसा थोड़ी है कि एक वाक्य में एक ही वस्तु हो सकती है, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, चार संज्ञा भी हो सकती है। ये हमें शब्द को वाक्य को पढ़ते समय ध्यान रखना है कि उसमें कितनी संज्ञा है और कौन सी संज्ञा है। तो अभी इस सेंटेंस में हमारे आती है कलम और मेज, ये दोनों ही वस्तुवाचक संज्ञा वस्तु है, वस्तु का नाम है ये। अब हमें इन्होंने बताया कि व्यक्ति, तो व्यक्तियों के क्या होते हैं, व्यक्तियों के नाम, जैसे सचिन एक नाम ही आता है, सचिन तेंदुलकर भी हो सकता है, सचिन कोई कॉमन मैन भी हो सकता है, जवाहरलाल नेहरू और रमेश। जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रधानमंत्री थे। अब वस्तुओं के नाम, वस्तुओं के नाम मैं इसलिए बता दे रही हूँ कि आप कहीं कंफ्यूज ना करें कि वस्तु में किसके नाम आते हैं। तो वस्तुओं में आए जैसे कुर्सी, कलम, बोर्ड, घड़ी, पंखा, जो भी आपके आसपास वस्तुएं होती हैं वो सारी वस्तुओं के नाम। अब आता है स्थानों के नाम, जैसे पंजाब, भोपाल, दिल्ली, ये सब जगह हैं, ये जगह के नाम, बड़े बड़े शहर हैं, बड़े बड़े राज्य हैं, ये इनके नाम हैं। तो ये हुए हमारे स्थानों के नाम। अब आता है प्राणियों के नाम। अब देखिए इसमें कितना छोटा शब्द आता है, तितली, बहुत ही छोटी सी है, लेकिन वो प्राणी है, उसमें जिसमें भी प्राण है वो सजीव है और जिसमें प्राण है वो प्राणी है। तो दूसरा आता है मछली, जल में रहती है लेकिन उसमें प्राण है, तो वो भी इसमें आएगी प्राणियों के नाम। अब आता है बड़ा सा जानवर आता है हाथी, हाथी भी प्राणी है, और घोड़ा, घोड़ा भी प्राणियों में आता है। अब है गुणों के नाम। अब आपके अंदर गुण भी हो सकते हैं और अवगुण भी हो सकते हैं। गुण का मतलब ये नहीं कि अच्छे जो चीज होती है वही, गुणों में आपके अंदर कोई अवगुण है वो भी गुणवाचक संज्ञा में ही आएगा। तो गुण में क्या आया, ईमानदारी, सच्चाई, होशियारी, और अवगुण है तो बेईमानी, ये भी तो गुण ही हुआ। अब आता है भावों के नाम, जो कि देखिए दया, दया हमें दिखाई नहीं देती, जब दया प्रकट की जाती है तो हम महसूस करते हैं। करुणा, क्रोध, प्रसन्नता, जब कोई नाराज होता है तभी हमें उसके गुस्से का एहसास होता है, नॉर्मल व्यक्ति सामने रहे तो वो गुण उसका नहीं दिखाई देता। तो भावों के नाम में आया ईमानदारी, दया, करुणा, क्रोध, प्रसन्नता आदि। ऐसे तो बच्चों बहुत सारे नाम हैं, इतने नाम लिखना बोर्ड के ऊपर पॉसिबल नहीं है, मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको दी। अब आता है बच्चों संज्ञा के भेद। इन्होंने कहा है ना कि इसके भेदों सहित वर्णन करो, यानी भेदों के नाम बता के वो उन भेदों का वर्णन करो। तो भेद कितने हुए संज्ञा के, जो संज्ञा के मूलतः तीन ही भेद होते हैं। कौन कौन से, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब जैसे आती है व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो व्यक्तिवाचक में जैसा कि नाम लिया हुआ है, ये सिर्फ व्यक्ति का ही नाम नहीं होता है कि इसमें लिखा है कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है तो ये व्यक्ति के ही विषय में बताएगी, नहीं, ये किसी भी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान या किसी भी विशेष चीज को जब बताती है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा ही होती है। जैसे अभी यहाँ बताया दिल्ली भारत की राजधानी है, तो दिल्ली एक विशेष स्थान हो गया, कलकत्ता तो नहीं लिखा, तो कलकत्ता होता तो क्या होता, वो संज्ञा होती स्थानवाचक। अभी दिल्ली क्या है, इसको हम व्यक्तिवाचक में ले सकते हैं। अब आती है जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा क्या है, यह संज्ञा भी व्यक्तिवाचक की तरह ही है, देखने में लगती है कि, लेकिन व्यक्तिवाचक और जातिवाचक दोनों में थोड़ा अंतर है। जातिवाचक संज्ञा विशेष व्यक्ति का परिचय कराती है, जातिवाचक संज्ञा विशेष व्यक्ति का परिचय नहीं कराती, बल्कि एक संपूर्ण जाति का परिचय करवाती है। जैसे लड़के जा रहे हैं, लड़का, लड़का क्या हुआ, लड़का संज्ञा है, लेकिन जब लड़के जा रहे हैं, लड़का एक जाति का नाम है, पार्टिकुलर तो व्यक्तिवाचक नाम हो गया, लेकिन जब लड़का जा रहा है इसका मतलब वो लड़का जाति का है,
लड़की जाति अलग हो गई, लड़का जाति अलग हो गया। जानवर, यदि हम कहते हैं जानवर, अब जानवर तो कोई भी हो सकता है, हाथी हो सकता है, घोड़ा हो सकता है, बैल, गाय, भैंस, कुछ भी हो सकता है। यहाँ किसी भी विशेष जानवर का नाम नहीं बताया गया है, तो ये क्या हुआ, जानवर शब्द क्या हुआ, ये जातिवाचक संज्ञा। इसी तरह मछली, शहर, गांव, देश, अध्यापक, कोई कहते हैं अध्यापक आ रहे हैं। अब एक अध्यापक तो नहीं, अध्यापक की एक श्रेणी है। जितने पढ़ाने वाले हैं, जो भी पढ़ाई का काम करते हैं, जो गुरुजन हैं, जो शिक्षा देते हैं, वो सभी अध्यापक हैं। जो अध्ययन करते हैं वही अध्यापक हैं। तो यहाँ एक आदमी नहीं हुआ, ये एक जाति का सूचक हुआ, एक समूह का। अब आता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा से तो ऐसा लगता है जैसे सिर्फ भावों का पता चलता है, मन के भावों का बोध कराती है, जबकि ऐसा नहीं है। इस संज्ञा में भावों के अलावा गुणों, दशाओं तथा अवस्थाओं के बारे में भी पता चलता है। जैसे दया, ये मैंने बताया आपको, दया, करुणा, क्रोध, प्रसन्नता, ईमानदारी आदि। आइए अब हम उन दो और जो मैंने कहा था कि और भी दो हैं, जो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। अब इसके अलग अंतर्गत दो भेद और आते हैं जो जातिवाचक के अंदर आते हैं, जो कि कहाँ से आए, इसके अंतर्गत अंग्रेजी के प्रभाव से, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर में वो है, उनके आधार, उनके प्रभाव के कारण ये हिंदी में जानी जाती है। वो कौन कौन है, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इस तरह कितनी हो गई है हमारी संज्ञाएं, 5, लेकिन मूलतः संज्ञा कितनी है, 3। तो अब हम एक चीज मैं आप लोगों को बताती हूँ। जैसे अब समूहवाचक के विषय में आप जानना चाहेंगे कि समूहवाचक क्या होता है। समूहवाचक जैसे एक झुंड, परिवार, एक परिवार हुआ, और कक्षा, भीड़, जहाँ पर भी समूह होता है, जैसे गायों का झुंड जा रहा है, वो क्या है, समूहवाचक। कक्षा में बच्चे बैठे हैं तो वो कक्षा क्या कहलाती है, समूहवाचक कहलाती है। और परिवार, एक फैमिली, वो क्या है, परिवार में कुछ लोग होते हैं, वो क्या हुआ, उसमें बहुत से लोग हैं इसलिए वो एक समूह है। भीड़, सड़क पे बहुत भीड़ लगी है तो भीड़ क्या है, समूहवाचक है। अब दूसरा आता है द्रव्यवाचक। अब द्रव्य के अंदर तरल पदार्थ भी हो सकता है और धातु भी हो सकता है। तो तरल पदार्थ में आता है जैसे दूध, घी, तेल, ये तरल हुए, जो लिक्विड। अब धातु होता है सोना, चांदी, लोहा, ये सब भी इसी के अंतर्गत आते हैं। किसमें, द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। अब एक खास बात आप जानने योग्य है कि कभी कभी बच्चों ऐसा होता है कि हम व्यक्तिवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग करते हैं और जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग करते हैं, है ना, एक अटपटी सी बात। तो इसके मैं कुछ उदाहरण देकर आपको स्पष्ट कर देती हूँ कि व्यक्तिवाचक संज्ञा को जातिवाचक के तौर पर कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो उदाहरण है कि मैं यहाँ लिखती हूँ, जैसे हम कह सकते हैं, जैसे विभीषण एक नाम है, किसी का नाम है, कौन था वो, रावण का भाई। लेकिन हम इसका प्रयोग देखिए कैसे करते हैं, हर घर में विभीषण नहीं होते। अब आपको कोई कहता है कि इसमें आप बताइए कि कौन सी संज्ञा है, तो बच्चों जब तक आप समझे में नहीं रहोगे तो आप सीधा कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा, विभीषण। लेकिन बच्चों ये गलत है। यहाँ पर हमने विभीषण शब्द का प्रयोग किस रूप में किया है, जातिवाचक के रूप में किया है। क्यों किया है, क्योंकि आपको पता है कि रावण का भाई विभीषण अपने भाई से
मतलब भाई की लैंग्वेज में उसने धोखा किया था, वैसे वो सच्चाई के रास्ते पर चल रहा था। तो जब भाई के साथ दगा हो गया, भाई ने समझा कि मेरे साथ धोखा हुआ है, तो उसे एक नकारात्मक दृष्टिकोण से वो देखने लगा। तो जब कोई किसी के घर का भेद बताता है, इसके लिए मुहावरा भी बना हुआ है, घर का भेदी लंका ढाए। इसमें नाम न दे करके विभीषण शब्द को छुपा दिया गया है, लेकिन क्या है, घर का भेदी लंका ढाए। और यहाँ हमने अब उसी विभीषण शब्द को क्या किया है, इसे भी हमने घर के भेदी के रूप में प्रयोग किया है, बस यहाँ पर हमने इस नाम को क्लियर कर दिया है। हर घर में विभीषण नहीं होते, यानी हर घर में धोखा देने वाले लोग नहीं होते हैं। तो यहाँ पर अब ये क्या हुआ, ये जातिवाचक हो गया। जितने लोग ऐसा काम करते हैं चुगली का या किसी के घर का भेद देने का, वो सारे ही विभीषण कहलाते हैं। तो जैसा कि अभी आपने जातिवाचक में पढ़ा कि जहाँ समूह हो जाता है वो जातिवाचक कहलाता है। तो यहाँ अब हुआ ना, विभीषण को हमने व्यक्तिवाचक की जगह जातिवाचक में प्रयोग कर लिया। अब मैं बताती हूँ दूसरा। अब हमने क्या किया कि जातिवाचक को व्यक्तिवाचक के रूप में कैसे प्रयोग किया। शास्त्री जी एक ईमानदार नेता थे। ठीक है, अब यहाँ देखिए शास्त्री जी शब्द क्या है, ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, तो एक ये बहुत ही सम्मानित नाम है। लेकिन शास्त्री शब्द जो है, शास्त्री का मतलब होता है प्रकांड पंडित। जैसे पंडित होते हैं, जिन लोगों ने भी अपने पढ़ाई को आगे जारी रखा और उन्होंने शास्त्री की उपाधि प्राप्त कर ली, जिन लोगों ने शास्त्री की उपाधि प्राप्त कर ली वही शास्त्री कहलाता है। तो ये है, तो ये जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि शास्त्री की उपाधि एक आदमी तो लेता नहीं, बहुत लोग होंगे, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन यहाँ पर शास्त्री जी लगाने से ये व्यक्तिवाचक बन गया। किसका नाम बन गया, जो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हुए हैं, उनका नाम बन गया है कि वो एक बहुत ही ईमानदार नेता थे। और अब ये शब्द जो है एक व्यक्ति विशेष की तरफ इशारा करने लगा। ये जाति की तरफ इशारा नहीं कर रहा है, ये एक व्यक्ति विशेष की तरफ इशारा कर रहा है। तो ये हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसी तरह कभी कभी व्यक्तिवाचक को जातिवाचक और जातिवाचक को व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयोग कर लेता है। अब एक बात और बता दूं, जातिवाचक संज्ञा को भाववाचक में भी बदला जाता है। अब देखिए, आप यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे। जातिवाचक को भाववाचक में बदला जाता है। कैसे बदल जाता है? जैसे हम जातिवाचक में आता है लड़का, लड़का आया जातिवाचक, ठीक है, लड़का। अब लड़का को हम भाववाचक में कैसे बदलेंगे? लड़कपन। क्या हुआ? लड़कपन। ऐसे ही जब हम लिखते हैं बच्चा, बच्चा क्या है? जातिवाचक है, यानी जो भी छोटे हैं वो सभी बच्चे हैं। लेकिन बच्चा को हम भाववाचक में कैसे बदल दिए? बचपन। आया समझ में? तो इस तरह से हम लोग भाववाचक को जातिवाचक, जातिवाचक को भाववाचक में बदल देते हैं। व्यक्तिवाचक और जातिवाचक का जो अंतर है, कभी कभी, हमेशा नहीं होता, कभी कभी ये जो अंतर आता है ये आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो इसके लिए धन्यवाद। अगली कक्षा में फिर मिलते हैं।